नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के इम्पोर्टेंट सीरीज के बारे में, जहां पर हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सीरीज में इजी टू हार्ड जाएंगे, तो सबसे पहले हम इजी टॉपिक को लिए हैं जहां पर आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। बाद में हम धीरे धीरे करके इसके लेवल को और बढ़ाते जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। तो आज हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, इसका उपयोग क्या है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वह प्रणाली है जिसमें जीवित जीव जैसे कि आते हैं पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैविक और अजैविक घटक में निर्जीव आते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं और ऊर्जा और पदार्थों का प्रवाह होता है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो पर्यावरण को समझने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने, पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर है, जीव का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो जीव के निवास स्थान को आवास कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं मांसाहारी। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तो यहाँ पर शाकाहारी आएगा, द्वितीय श्रेणी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साइबेरियन सारस किस प्रकार का जीव है? तो साइबेरियन सारस जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये एक प्रवासी जीव है। तो ये क्या करता है कि सर्दियों में भारत, ईरान और चीन जैसे देशों में प्रवास करता है। नेक्स्ट है, जलीय प्राणियों में तैरने के लिए सहायक अनुकूलन होता है। तो जलीय प्राणियों में तैरने के लिए शरीर का नौकाकार होना आवश्यक होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डॉल्फिन का चित्र यहाँ पर दिया है, जहाँ पर पार्ट है वो क्या है, नुकीला है। तो जैसे कि आप नाव में देखते हैं सामने के पार्ट थोड़ा नुकीला होता है, उसी के प्रकार का यहाँ पर जलीय प्राणियों में भी बनाया जाता है, जहाँ पर जो है वो इनके तैरने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलन होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल जो है वो आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कहलाती है। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो खाद्य श्रृंखला और यहाँ पर जो दिया गया है वो है खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला में जो है स्ट्रेट चेन एक जीव से दूसरे जीव की ओर लाइन से बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो ये जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जटिल टाइप का होता है, जहां पर जो है बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर बनाती है। नेक्स्ट है, भौतिक पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो भौतिक पर्यावरण जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करें तो इसमें जीवित चीजें आती है जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। और उसी प्रकार हम अजैविक घटक की बात करेंगे तो अजैविक घटक में जो है वो निर्जीव चीजें, जैसे कि इसमें आते हैं तापमान, पानी, मिट्टी और प्रकाश। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अंतिम ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट है, प्रवास का अर्थ है। तो प्रवास का अर्थ है नियमित रूप से वर्ष के कुछ महीने एक जगह और अन्य महीने अलग जगह बिताते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है, ठंडी प्रदेशों के जीवों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ठंडी प्रदेशों के जीवों में शीत निष्क्रियता, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। शीत निष्क्रियता क्या होता है? तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ जानवर सर्दियों के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए अपनी शारीरिक गतिविधियों को धीमा कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मेढक को ले सकते हैं कि मेढक आपको बारिश में दिखाई देता है, बाकी दिनों में वो कहाँ चले जाते हैं? तो बाकी दिनों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, अपनी जो शारीरिक गतिविधि है उसको धीमा कर देते हैं, मिट्टियों के नीचे छुप जाते हैं और फिर से बारिश आने पर वो निकल आते हैं। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? हाइबरनेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपघटक के स्तर पर किसे शामिल किया जाता है? तो अपघटक के स्तर पर जीवाणु व कवक, बैक्टीरिया और कुछ अकशेरुकी जैसे कीड़े और केंचुए को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों का
वह गुण जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो अनुकूलन कहा जाता है, जो कि उसके जीवित बने रहने और जनन के लिए योग्य बनाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में हरे पादप कौन से श्रेणी में आते हैं? तो प्रकृति में जो हरे पादप होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई जो है वो यहाँ पर उत्पादक को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण उत्पादक करता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन से पोषी स्तर में संचित होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्रथम पोषी स्तर में संचित होती है। जब आगे पोषी स्तर बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा का स्तर जो है वो कम होते जाता है। नेक्स्ट है, पोषक स्तर के आधार पर उत्पादकों को कौन से स्तर पर रखा जाता है? तो पोषक स्तर के आधार पर उत्पादकों को प्रथम स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में उत्पादक पाया जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से जैविक घटक होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक जैविक घटक और अजैविक घटक है। अगर हम बात करें हैं जैविक घटक की, तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आता है, जहां पर उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो इसमें कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व और क्या आता है, जलवायु आता है। तो ये है जैविक घटक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बाज कौन सी श्रेणी में आता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में बाज जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से जो बाज है वो सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, तृतीय पोषी स्तर में आते हैं, तो तृतीय पोषी स्तर में यहाँ पर प्रथम मांसाहारी आता है। जैसे हम बात करें प्रथम पोषी स्तर की, तो इसमें आते हैं घास, जहां पर हम इसको उत्पादक कहते हैं। उसी प्रकार हम द्वितीय पोषी स्तर की बात करें जिसमें प्रथम उपभोक्ता जो कि शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण, ये आते हैं। और अगर हम तृतीय पोषी स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो उच्च मांसाहारी जिसे शेर आते हैं। तो यहाँ पर है तृतीय पोषी स्तर जहाँ पर मांसाहारी आते हैं। नेक्स्ट है, एक धान के खेत के पारितंत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो एक धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में जो है उत्पादक में क्या लिए जाते हैं? तो हरे घास, हरे पौधे लिए जाते हैं। तो एक धान के खेत में आपको सबसे ज्यादा जो है वो हरे पौधे, घास आपको नजर आएंगे। तो ये जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक आते हैं। नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो पारितंत्र शब्द को सबसे पहले A.G. जैवभार का पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। तो याद रखेंगे, झील के जैवभार का पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर है, हर्बिवोरस है और कॉर्निवोरस है। प्रोड्यूसर में सबसे पहले जैवभार की दृष्टि से देखें तो सबसे कम, तो ये जैवभार के अकॉर्डिंग जो है इसका पिरामिड उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड जीवमंडल से खींच लिया जाए तो कौन सा जीव सर्वप्रथम नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? तो सर्वप्रथम नकारात्मक प्रभाव जो है वो उत्पादक पर पड़ेगा, उत्पादक जिसमें हरे पौधे, घास आते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कुल सौर ऊर्जा का 4% जो है वो उपयोग होता है। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच के संबंध का रेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इसका रेखीय प्रदर्शन जो है वो पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पारितंत्र का सही परिभाषा क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पारितंत्र का सही परिभाषा जिसमें वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 20.95%, यहाँ पर इनर्ट गैसेज जैसे कि यहाँ पर आर्गन है 0.93%, वाटर वेपर जो है 1% और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो है 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक पादप क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता होती है, इसीलिए इसको प्रथम कड़ी में सदैव रखा जाता है। नेक्स्ट है,
भौतिक तत्वों को अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो है वो अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया द्वारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य श्रृंखला जो है वो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का भार होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का भार सदैव सीधा होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सदैव सीधा पिरामिड बनाता है। नेक्स्ट है, किन के मध्य संतुलन जैविक संतुलन कहलाता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के मध्य संतुलन जो है वो जैविक संतुलन कहलाता है। किसी भी पारितंत्र में कौन सा घटक बाहर से आता है? तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र में जो है वो ऊर्जा बाहर से आता है। नेक्स्ट है, वृक्ष के पारितंत्र में पिरामिड भाग सदैव क्या होता है? तो वृक्ष के पारितंत्र में पिरामिड भाग सदैव उल्टा होता है। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, वृक्ष का पिरामिड है जहाँ पर प्रोड्यूसर, हर्बिवोरस यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर जो है वृक्ष में, उसके बाद फिर छोटे कीड़े, उससे बड़े कीड़े, और यहाँ पर फिर और भी बाकी जो है वो हाइपर पेस्टिसाइड्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये वृक्ष का पिरामिड लिया गया है, और यहाँ पर आप उसके बाजू में देख सकते हैं घास का पिरामिड का डायग्राम भी लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाए तो प्राणियों के लिए किसकी कमी हो जाएगी? तो विश्व के अगर सभी पौधे नष्ट हो जाए तो प्राणियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम जो है वो लिंडमैन ने दिया था। याद रखेंगे, लिंडमैन। तो 10% का रूल क्या होता है? तो जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है, और बाकी शेष 90% ऊर्जाएं जीव की वृद्धि, विकास, श्वसन और अन्य उपापचय क्रियाओं में खर्च हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? 10% का नियम कहा जाता है, जिसको लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है, जीव भू रासायनिक चक्रण से क्या अभिप्राय है? तो जीव भू रासायनिक चक्रण किसी पारितंत्र में पोषक पदार्थ का चक्रण जो है वो जीव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि प्रथम पोषी स्तर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो चतुर्थ पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो याद रखेंगे कि अगर प्रथम पोषी स्तर की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो है 5000 है, तो चतुर्थ पोषी स्तर पर 5 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। अगर हम इसको समझे तो यहाँ पर हो रहा है 10% नियम लागू, जिसको लिंडमैन ने दिया था। यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर में 5000 है, अगर वो द्वितीय में जाएगा तो वहां पर 10% ही आगे स्तर पर जा पाएगा। तो 5000 का 10% लेंगे तो 500 किलो कैलोरी जो है वो द्वितीय पोषी स्तर पर पहुंच पाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट तृतीय पोषी स्तर की बात करें तो 500 का 10% जो है वो 50 किलो कैलोरी हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर पर। उसके बाद उसके अगले पोषी स्तर मतलब चतुर्थ पोषी स्तर की बात करें तो 50% का 10% जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा चतुर्थ पोषी स्तर में 5 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, जब उत्पादकों का जैव भार उपभोक्ता के जैव भार से कम होता है तो पिरामिड की प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ पर जो है पिरामिड की प्रकृति उल्टा होगा। नेक्स्ट है, पारितंत्र किस प्रकार का इकाई है? तो पारितंत्र जो है वो खुली इकाई है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पारिस्थितिकी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पारिस्थितिकी इकाई जो है वो बायोस्फीयर होती है। हरे पौधे कौन सा पोषण पदार्थ किस पर निर्भर रहते हैं? तो उपभोक्ता जो है वो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट, मृत जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले जीव कौन से हैं? तो मृत जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले जीव अपघटक हैं। नेक्स्ट है, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह का नियम कौन सा होता है? तो ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है और घटती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट सीरीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।